पावर्ड बाय i10। अगर आप अपने दोस्तों को बता दें कि आप परिवार के साथ तिरुपति दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो आपको एक टास्क ज़रूर दे देंगे कि लौटते हुए लड्डू ज़रूर ले आइएगा। हल्के पीले भूरे रंग के मीठे लड्डू जो छूने पर या दबाने पर बिखरने लगते हैं। आप तिरुपति जाएंगे तो लड्डू काउंटर पर आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लड्डू खरीदते हैं। कुछ लौट करके रिश्तेदारों को प्रसाद देने के लिए और कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें लड्डू स्वाद की वजह से पसंद है। सोचिए इन लोगों पर क्या बीती होगी जब इन्होंने सुना होगा कि लड्डू जिस घी से बने हैं उसमें जानवरों की चर्बी पड़ी थी। खतरा दो तरफा है। अगर ये वाकई हुआ है तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। सिर्फ उनकी ही नहीं जिन्होंने लड्डू खाए, उनकी भी जो कभी सदैह तिरुपति नहीं जा सके, जिन्होंने अपने घरों में भगवान वेंकटेश को पूजा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है और ये सब दुनिया के सबसे धनी मंदिर के प्रबंधन पर कब्जे की लड़ाई की वजह से का एक दांव है, तब भी ये आस्था से खिलवाड़ है, क्योंकि तब ये झूठ के सहारे लोगों की भावनाओं के दोहन का मामला होगा। मिलावट वाकई हुई या ये खबर उड़ाई गई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 2 दिनों में इस मामले ने वो गर्मी पैदा कर दी है कि आंध्र से लेकर केंद्र की राजनीति को ऊर्जा मिल रही है। मंदिर प्रबंधन में जो लोग बैठे हुए हैं और जो बैठना चाहते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से बयान आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। हम आपको इस कोलाहल से कुछ दूर ले जाकर के ये बताने की कोशिश करेंगे कि असली लड़ाई घी में शुद्धता की है या बात कुछ और भी है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। पिछली सरकार माने वाईएसआर कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री थे उस समय जगन मोहन रेड्डी। उनकी पार्टी ने नायडू की टिप्पणी पर, उनके आरोपों पर आपत्ति जताई और आरोपों को खारिज किया जाहिर तौर पर। पहले आरोपों को समझेंगे और फिर आपत्ति को। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने गुजरात के आणंद में स्थित फूड लैब CALF की रिपोर्ट का हवाला दिया। ये लैब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत आती है और ये बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है। नायडू सरकार का आरोप है कि लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि YSRCP के सत्ता में रहने के दौरान तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में एनिमल फैट मौजूद था। कहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट के जरिए, रिपोर्ट के हवाले से ये पता चला है कि घी में मछली का तेल, बीफ की चर्बी और सूअर की चर्बी के भी अंश मौजूद थे। हम इस रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन TDP की ओर से सामने रखी गई रिपोर्ट कहती क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें कई चीज़ों का जिक्र है। लिखा है कि सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें प्रसाद के लड्डू में पड़ती हैं, लेकिन साथ ही लड्डू में कथित रूप से पड़ने वाली कुछ और चीज़ों का भी जिक्र है, जैसे लार्ड, बीफ टैलो और फिश ऑयल। लार्ड क्या होता है? ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ लार्ड कहलाता है। बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को धीमी आंच पर देर तक पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा दिखता है। और फिश ऑयल आप जानते हैं, मछली का तेल। इसमें से फिश ऑयल ऐसा नाम है जो हम तमाम खाद्य पदार्थों और दवाइयों की पैकेजिंग पर भी पढ़ सकते हैं। चूँकि ये इतना सुनने पढ़ने में आता रहता है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है, किस किस चीज़ में पड़ता है, इसका इस्तेमाल क्या है। हमने जानकारों से ये पूछा। फिश ऑयल को बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि मछलियों का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द फिश। तो हर तरह की मछली इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कुछ चुनिंदा मछलियां ही होती हैं जिनका इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मछलियों को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले मछलियों को चुनने के बाद उसको अच्छे से धुला जाता है, कम से कम 3 से 4 बार अच्छे साफ पानी से, और हर बार पानी को बदलने के बाद मछलियों को धुला जाता है। धुलने के बाद मछलियों को बॉयल किया जाता है नियर अबाउट 95 to 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पूरा कंप्लीटली बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। 25 से 30 मिनट के लिए मछलियों को बॉईल किया जाता है। जब मछलियां अच्छे से उबल जाती हैं तब उनको एक प्रेस में डाला जाता है। उसके थ्रू जब मछलियों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें कि पानी और तेल दोनों चीजें निकल के आती हैं, जब ये एक्सट्रैक्ट निकल के आता है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और एक तरह से जो केक होता है, जो
जिसको हम लोग खली भी बोलते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है। और जो पानी और जो तेल मिलके आ रहा है उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तेल अलग होने के बाद, पानी अलग होने के बाद, तेल को और भी ज्यादा प्योर किया जाता है, उसकी प्योरिटी चेक की जाती है और उसके बाद उसको कैप्सूल्स में कन्वर्ट किया जाता है या उसकी पैकेजिंग की जाती है। फिश ऑयल को जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रॉ खाना चाहते हैं तो सलाद में खा सकते हैं, या तो फिर शेक्स बना सकते हैं, स्मूदीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बेकिंग प्रोडक्ट की सॉफ्टनेस के लिए, उसकी प्रॉपर पफिंग के लिए फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिटिव वैल्यूज को इनहेंस करने के लिए अपनी डाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यूजुअली लोग प्रोटीन शेक्स में इस्तेमाल करते हैं, स्मूदीज में इस्तेमाल करते हैं और सलाद में इस्तेमाल करते हैं इसका, या वेजिटेबल्स को सॉटे करके उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी पूछा कि किसी खाद्य पदार्थ में एनिमल फैट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और उसका विकल्प क्या हो सकता है। देखिए, जो भी फिश ऑयल या अदर नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं वो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस में भी होती हैं। तो अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और किसी को अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, तो जरूरी नहीं है कि उनको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस का इस्तेमाल ही करें तभी होगा। ज्यादातर माना जाता है कि जो फिश ऑयल होता है या जो अदर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस होते हैं, उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो इस वजह से लोग इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेस में देखें तो सरसों के तेल के अलावा भी, जैसे कि अलसी का तेल या सफेद तिल का तेल, काले तिल का तेल, मूंगफली का तेल, इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी नट्स होती हैं, जैसे कि बादाम हो गया या अखरोट हो गया, तो वो भी वेजिटेरियन सोर्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फिश ऑयल को ही इस्तेमाल किया जाए अगर हमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए, या और भी अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फाइबर्स है, वो हमारे सारे वेजिटेरियन सोर्सेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तिरुपति मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से है, आस्था का बड़ा केंद्र है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्हें पैसे की कमी पड़ गई, इसलिए वो धन के देवता कुबेर के पास गए और उनसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ सोने की गिन्नियां मांगी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इस कर्ज का ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दिल खोल करके दान करते हैं। ये सबसे धनी मंदिरों में से भी है। मंदिर के पास करीब 8 से 9 हजार किलो सोना है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक मंदिर के 12,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा थे, जिससे उस समय बैंक को सालाना करीब 845 करोड़ का ब्याज ही ब्याज मिलता था। मंदिर की संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, मंदिर के नाम देश के कई राज्यों में जमीनें, मकान और प्लॉट हैं। अब मंदिर से जुड़ी आस्था की बात करते हैं। तिरुपति मंदिर का ये किचन जिसमें प्रसाद बनता है 300 साल पुराना है। इतने भक्त आते हैं कि रोजाना 3.5 लाख लड्डू इस किचन में बनते हैं। कई भक्त ऑनलाइन भी प्रसाद ऑर्डर करते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से करीब सिर्फ प्रसादम से 500 करोड़ रुपए कमाता है। लड्डू के लिए भक्तों में इतनी मारामारी रहती है कि सितंबर 2024 की शुरुआत में लड्डू पाने के लिए टोकन दिखाने की व्यवस्था की गई। दर्शन करने आने वाले सभी लोगों को 1 लड्डू फ्री में दिया जाता है। अगर और लड्डू चाहिए तो 50 रुपए चुकाने होंगे। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए वो आधार कार्ड दिखा करके लड्डू हासिल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रसाद के इन लड्डुओं को लेकर के कितनी आस्था है, कितनी मारामारी है। इतने बड़े स्तर पर भक्त, इतने बड़े स्तर पर आस्था मंदिर से जुड़ी है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के अंश मिले होने की खबर या अफवाह, जो भी अभी स्पष्ट नहीं है, जो भी ये बात है ये सामने आई, तो ये विवाद किस कदर बड़ा है। मंदिर की देखरेख करने वाली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्रशासन, जो मंदिर प्रशासन है, TTD जिसको कहते हैं, उसने अपने आधिकारिक बयान में इन आरोपों को खारिज किया है, इनकार किया है। हालांकि घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति बना दी गई है। एक सवाल यह है कि जिस घी पर सवाल उठाए जा रहे हैं
वो बनाता कौन है, उसे सप्लाई कौन करता है? तो बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई करता रहा है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। हालिया विवाद के बाद 19 अगस्त को दोबारा KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। KMF नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी, उस समय KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी AV धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था। कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो टेंडर प्रक्रिया के जरिए अच्छी गुणवत्ता और कम लागत के पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। ये भी कहा था कि चूंकि KMF उस साल टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था और वो कई समय से खेप पहुंचाने में विफल भी रहा है, इसलिए उससे काम ले लिया गया, वापस ले लिया गया। अब यहाँ एक बात को साफ करना बहुत ज़रूरी है कि जो विवाद हो रहा है वो तो असली है, लेकिन जिस रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है उसके बारे में ढेर सारे सवाल हैं, संशय हैं, जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर 17 जुलाई को रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के लिए सैंपल किस जगह से लिया गया और कब लिया गया? सैंपल उसी घी का था जिससे लड्डू बने? इसे स्थापित कैसे किया गया? क्या कोई पंचनामा इसका हुआ था? क्या कोई वीडियो साक्ष्य लिया गया? रिपोर्ट को लेकर के दावा किया जा रहा है कि उसे CALF ने बनाया, लेकिन रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखी क्यों नहीं हैं? खैर, अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में जगन मोहन रेड्डी और TTD के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि इन्होंने प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। भाजपा अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी कहा है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। इसमें ज़्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके suitable action will be taken accordingly. Let them see anything. Immediately at the end of the day. Anyway, at the end of the day, I myself am writing a letter to the Prime Minister. I myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं ये कांग्रेस की प्रवक्ता होने से ज्यादा एक हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते इसका जवाब देना चाहूंगी। हिंदू धर्म का हर अनुयायी आहत है, क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो आराधिका और आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। हजारों लाखों लोग वहां जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वहां पर श्रद्धालु जाते हैं, और जब ऐसी बात सामने आती है तो बहुत डर लगता है, बहुत भय होता है, बहुत आशंकाएं मन में है। बिल्कुल CBI जांच होनी चाहिए। ये कैसे होने दिया गया, कैसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होने दिया गया। हमारी वहां की इकाई की अध्यक्ष ने CBI जांच की बात करी है, मैं भी उनकी आवाज में आवाज मिलाती हूं। पर मेरा अपना मानना है कि धर्म के ये जो स्वयंभू ठेकेदार बने घूम रहे हैं, आपके घटक दल की सरकार है, वहां पर हमें जवाब चाहिए। इस देश के लोगों को, इस देश के हिंदुओं को, इस देश के श्रद्धालुओं को जवाब चाहिए। आपके घटक दल की सरकार क्या कहना चाहती है इस पर? चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस मामले में जांच चल रही है, इसके लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ YSR नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी
टीटीडी के चेयरमैन रहे YV सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए नायडू हिचकेंगे नहीं। तिरुमला प्रसाद के मामले में मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ कसम खा करके ये बात कहेंगे? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने CBI जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी परेशान करने वाली है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हिंदू समाज इस घटना की निंदा कर रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवर की चर्बी मिले होने के बाद से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन सरकार की ओर से गठित TTT बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। तो दिन की सबसे बड़ी खबर यहीं तक। अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो एक शब्द से शुरू करते हैं जिसका नाम है स्वतः संज्ञान। अमूमन ये शब्द अब हमें सुनाई देता है जब अदालतें किसी कानूनी मुद्दे पर या विषय पर खुद से हस्तक्षेप करती हैं, जैसे कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया। कहा कि यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां अदालतों में अपेक्षित शिष्टाचार के मुताबिक हों। सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के जज P श्रीशानंद बेंगलुरु के एक इलाके की तुलना पाकिस्तान से करते नजर आ रहे हैं। वीडियो एक मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे मामले की सुनवाई का है। 28 अगस्त को ही सुनवाई के दौरान जज V श्रीशानंद ने कहा कि मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग सवार होते हैं, बुरा हाल है वहां। ऐसा लगता है कि बाजार से गोरी पल्लिया तक मैसूर फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। ये सच्चाई है। आप चाहें कितना भी सख्त अधिकारी क्यों ना तैनात कर दें, उसे पीटा ही जाएगा। ये किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। इंडिया टुडे के लिए कानूनी मामलों पर, कानूनी खबरों पर नजर रखने वाली पत्रकार कनु सारदा की रिपोर्ट के मुताबिक जज V श्रीशानंद की टिप्पणी रेंट कंट्रोल एक्ट के कुछ प्रावधानों की पेचीदगियों पर चर्चा से शुरू हुई और फिर ड्राइवर के बीमा कवरेज जैसे मामलों पर चली गई। इतना ही नहीं, जज V श्रीशानंद ने एक महिला वकील को लेकर के भी टिप्पणी की। उन्होंने महिला वकील से कहा कि वो अपोजिंग पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और सुझाव दिया कि वो उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी पहचान सकती हैं। जब V श्रीशानंद की टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर वायरल हुई इनकी टिप्पणियां या कुछ लोग उस पर आपत्ति जताने लगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान ले रहे हैं। हम हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वे मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये अगले 2 दिनों में किया जाना चाहिए। CGI ने यह भी कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मामले पर अदालत में अपना पक्ष रखने की गुजारिश की है। ये पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। पिछले साल दिसंबर का मामला देखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कियों को एक सलाह दी थी अपनी ओर से और कहा था कि कम उम्र की लड़कियों को सेक्सुअल इच्छाएं कंट्रोल करके रखनी चाहिए और 2 मिनट के सुख के लिए अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि जजों को इस तरह के अनावश्यक ज्ञान या सलाह देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणी गैर जरूरी है, आपत्तिजनक है। एक और मामला बताते हैं। 2021 में कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों के चुनाव होने थे। तब एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ऐसे में उनके अधिकारियों पर मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगना चाहिए? चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मद्रास हाईकोर्ट के कमेंट को कठोर और अनुचित बताया था और जजों को संयम बरतने की सलाह दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। ये डेडलाइन तय करते हुए उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील की है। नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर
कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। राजधानी में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों ने एक बार पशुपतिनाथ नेपाल से तिरुपति आंध्र प्रदेश तक एक गलियारा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे नष्ट कर दिया। हड़ताल पर चल रहे पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स अब काम पर लौटेंगे और इमरजेंसी सेवाएं चालू कराएंगे। कोलकाता स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी धरना प्रदर्शन अब खत्म किया जाएगा, लेकिन 21 सितंबर को धरना खत्म करके काम पर लौटने से पहले ये डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन से सीबीआई ऑफिस तक मार्च करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने 19 सितंबर की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, जो करीब 41 दिनों से जारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल आंशिक रूप से आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वे अभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चालू कराएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।